पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो क्यों दुनिया के सबसे ताकतवर और तेज तर्रार नेताओं में से एक है। विपक्ष के लोग जहां से सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। तभी तो विपक्ष के लोग जिस बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, पीएम मोदी करके दिखा देते हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने वो कर दिया है जिसके बाद विपक्ष के नेता सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। विपक्ष के लोग पीएम मोदी की रणनीति के आगे मात खा जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विदेश भेजे गए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कांग्रेस नेता शशि थरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस थरूर को ये जिम्मेदारी देने से खुश नहीं थी। लेकिन अब शशि थरूर अमेरिका में भारत की तरफ से जोरदार पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को न्यूयॉर्क में प्रमुख थिंक टैंक, अकादमिक विशेषज्ञों और मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। शशि थरूर ने दुनिया को सख्त संदेश दे दिया है कि भारत ने अब नई नीति अपना ली है, जिसके तहत भारत अब पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। दर्शकों, थरूर को उनके टैलेंट की वजह से पीएम मोदी ने ये जिम्मेदारी दी थी, जिसे वो अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन सरकार के फैसले पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने एक तरह से अपना ही नुकसान करवा लिया है। वहीं पीएम मोदी द्वारा देश हित के मुद्दे पर लिए गए फैसलों से अगर आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के सही फैसलों की वजह से भारत के लिए एक और खुशखबरी आई है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता और कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। इसके अलावा भी बताएंगे आपको कि कैसे अपने ही बड़े नेताओं की वजह से कांग्रेस घिर गई है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी कांग्रेस की छवि ठीक हो जाए, लेकिन समय समय पर पार्टी के नेता जिस तरह का रुख अपनाते रहते हैं उससे पार्टी बैकफुट पर है। हमेशा कांग्रेस को घेरने का मौका बीजेपी को मिल जाता है और वो भी कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। देश हित के मुद्दे पर भी विपक्ष के लोग और खास तौर पर कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के ही नेताओं की वजह से पार्टी की काफी फजीहत हो रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ही राहुल गांधी और पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। दरअसल देश हित के मुद्दे पर भी कांग्रेस एकजुट नहीं है। कांग्रेस में अब तक कम से कम ऐसे 5 बड़े नेता सामने आ चुके हैं जिनका ऑपरेशन सिंदूर और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक लाइन से काफी अलग लाइन रहा है। इनमें शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम और सुधाकरन जैसे कई दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं। ये फेहरिस्त तब और भी लंबी हो जाती है जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर के देशों में एक बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल सारे कांग्रेसी सदस्यों को जोड़ दिया जाए। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी फिर भी ऑपरेशन सिंदूर और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे समय में जब कांग्रेस के कई नेता और सांसद देश हित के मुद्दे पर केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए विदेशी दौरे पर आने जाने वाले हैं, तब राहुल गांधी ने फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई है। राहुल गांधी ने जे शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे पार्टी के लोग काफी हैरान हैं। उन्होंने जयशंकर के इंटरव्यू का एक वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान की निंदा करने में किसी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? उन्होंने साफ कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी नहीं बताया कि जे से उनका मतलब क्या था। कुछ नेताओं को लग रहा है कि एक जे का इस्तेमाल तो जयशंकर के लिए हो सकता है, दूसरा जे को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर के ही ज्यादातर लोग यही मानना चाहते हैं कि दूसरा जे जयशंकर के लिए ही कोई नकारात्मक शब्द है। वहीं राहुल के बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लगता है कि विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट समझ से परे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी ट्रंप को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और मध्यस्थता को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही
नेता शशि थरूर ने मध्यस्थता को लेकर बड़ी बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बयान दिया है। थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी औपचारिक मध्यस्थता की प्रक्रिया ना तो शुरू की है और ना ही स्वीकार की है। थरूर ने यह भी कहा कि अगर कोई देश हमें कॉल करे, हमसे बात करे तो हम उसे अपने कदमों के बारे में बताएं तो क्या उसे मध्यस्थता कहा जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। दर्शकों, शशि थरूर का ये बयान भारत पाक के बीच मध्यस्थता को लेकर सवाल उठा रहे लोगों के लिए एक सटीक जवाब हो सकता है। राहुल गांधी तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन शशि थरूर इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं भारत की तरफ से पक्ष रखने के लिए टीम इंडिया ग्लोबल मिशन पर है। शशि थरूर ने स्पष्ट कहा है कि भारत की विदेश नीति में पारदर्शिता और संवाद की परंपरा रही है, लेकिन इसे मध्यस्थता कहना गलत होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि देश को विकास की पटरी पर कैसे दौड़ाना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी भारत को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी की नीति और मजबूत फैसलों की वजह से भारत का डंका आज दुनिया में बज रहा है। लेकिन कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी बात बात पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है, लेकिन कांग्रेस अब भी राजनीति ही कर रही है। मतलब हर मुद्दे पर कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। पीएम मोदी के फैसलों पर असर अब दिखने लगा है, लेकिन अब भी कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी करने से पीछे नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को धार देने के लिए पीएम मोदी ने कई फैसले लिए। मेक इन इंडिया पहल पीएम मोदी ने 2014 में शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाना है। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साल 2022 में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मजाक बनाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने कई बार मेक इन इंडिया लोगों का भी मजाक बनाया है। लेकिन अब जो खबर आई है उसके बाद कांग्रेस तिलमिला गई है और राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुमकिन नहीं है। दरअसल भारत ने इतिहास रच दिया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक बड़ी खबर सुनाते हुए बताया था कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अभी माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। अभी हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए आगे कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने यह मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी ही भारत से आगे है। दर्शकों, एक तरफ केंद्र इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर कहा कि प्रति व्यक्ति आय पर बात कीजिए, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई की बात करिए, मध्यम वर्ग जो EMI के संघर्ष से जूझ रहा है उसकी बात करिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि MSME सेक्टर की बात करिए या 45 साल का जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा है उसकी बात करिए। तो फिर हमें समझ में आएगा कि आपके चमक धमक वाले आंकड़ों का प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी के जीवन पर चर्चा तो कीजिए। ये कहना तो ठीक है कि हम इस देश से उस देश से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए कि वो कितना आगे बढ़े हैं। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर आई अच्छी खबर के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, RBI द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में अभूतपूर्व 96% की गिरावट दर्ज की गई है और ये घटकर केवल $0.4 बिलियन रह गया है। ये भारी गिरावट को लेकर जो भी आधिकारिक सफाई दी जा रही हो, सच्चाई ये है कि ये भारत में निवेश को लेकर जबरदस्त अनिश्चितता को दर्शाता है, जिससे न केवल विदेशी निवेशक बल्कि भारतीय कंपनियां भी हतोत्साहित हो रही हैं, जो अब देश में निवेश करने के बजाय विदेश में निवेश को प्राथमिकता दे रही हैं। इस नाटकीय गिरावट के असर को नजरअंदाज करना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। वहीं जयराम रमेश के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि विपक्ष और उनके समर्थकों का नेट FDI को लेकर जुनून न केवल आर्थिक रूप से भ्रामक है, बल्कि ये तो अज्ञानता को दर्शाता है या जानबूझकर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करता है। वैश्विक स्तर पर FDI के प्रदर्शन को ग्रॉस इनफ्लो या सकल प्रवाह के आधार पर मापा जाता है, जैसा कि UNCTAD और IMF जैसे संस्थानों द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
इसके अलावा भी अमित मालवीय ने आंकड़ों के साथ कांग्रेस को घेरा। वहीं अमित मालवीय ने अंत में लिखा कि इसकी तुलना करें यूपीए शासनकाल से, जब नीतिगत ठहराव, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन और 2G कोलगेट जैसे घोटालों ने घरेलू और विदेशी निवेशकों दोनों के लिए बेहद प्रतिकूल माहौल बना दिया था। तब पूंजी पलायन आम बात थी। आज विदेशी पूंजी भारत के भरोसे पर है। तो देखा आपने कैसे भारत ने इतिहास रच दिया, लेकिन अब भी कांग्रेस के नेता कमियां ढूंढने में लगे हैं। कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी के नेता राहुल गांधी का दांव लगातार उल्टा पड़ता जा रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही है। सोनिया गांधी कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर उभर कर आए, लेकिन राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर भी वो पीएम मोदी से काफी पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं देश हित के मुद्दे पर भी पहले राहुल गांधी ने कहा था कि वो सरकार के साथ है, लेकिन बाद में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी के लिए अब जो खबर आई है उससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक और चिंता बढ़ गई है। इस बार कोर्ट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने 26 जून को राहुल गांधी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए राहुल गांधी को अदालत में पेश होने को कहा है। इस संबंध में अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था। उनके इस भाषण को लेकर बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा सीजेएम अदालत में 9 जुलाई 2018 को मानहानि की अर्जी दायर की थी। इसी मामले में अब कोर्ट ने सुनवाई की है। इस मामले को सुनवाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर 20 फरवरी 2020 को सीजेएम कोर्ट से रांची स्पेशल कोर्ट में भेज दिया गया। वहीं यहां से इसे चाईबासा स्पेशल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में भेज दिया गया। इसके बाद अदालत ने मामले पर संज्ञान लिया। कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को समन भेजा गया है, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। वहीं राहुल गांधी ने इस वारंट को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट में धारा 205 सीआरपीसी के तहत छूट के लिए आवेदन दिया, जिसे भी कोर्ट ने ठुकरा दिया। वहीं अब गैर जमानती वारंट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई और सख्त हो सकती है। वहीं इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयानों से पार्टी की छवि खराब की, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। स्थानीय लोग इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि राहुल गांधी अगला कदम क्या उठाते हैं। पुलिस को वारंट पर अमल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस घटना ने देश भर में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है और लोग मामले के अगले मोड़ का इंतजार कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे इस मामले में भी कोर्ट ने राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने जांच तेज कर दी है। हाल ही में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने बड़ा दावा किया था। जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी अदालत से कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपए के अपराध के पैसे का फायदा उठाया। ईडी ने हाल ही में अदालत से यह भी कहा था कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी की ओर से राजधानी कोर्ट में पेश हुए एएसजी राजू ने अदालत को बताया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 142 करोड़ रुपए के अपराध की आय का फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी संपत्तियां नवंबर 2023 में कुर्क की गई थी और तब तक आरोपी अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। एएसजी राजू ने कहा कि अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्तियां शामिल हैं, बल्कि कोई भी अन्य आपराधिक गतिविधि भी शामिल है जो अपराध की आय से जुड़ी हो। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अपराध की आय हासिल करके मनी लॉन्ड्रिंग की, बल्कि इसे अपने पास रखने के दौरान भी ये जारी रही। तो देखा आपने कैसे लगातार कोर्ट से आ रही खबरों से गांधी परिवार की चिंता बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।